नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो एज यू गाइज आर अवेयर कि आज सुबह ही यूपीएससी ने अपने पेपर 3 को कंडक्ट किया है। उसी पर्टिकुलर पेपर की डिस्कशन मैं आपके साथ आज करने वाला हूं। जीएस मेंस में जो जीएस 1, 2, 3 एंड 4 है वो बाय द वे खत्म हो चुके हैं और इस पेपर के बाद हम लोग बहुत ही जल्द जैसे ही हमें टाइम लगेगा हम लोग जीएस पेपर 4 का भी एक बेसिक ट्रेंड एनालिसिस आप लोगों के साथ करने वाले हैं। सो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसके ब्रेकअप के बारे में कि आपके जो अलग अलग टॉपिक्स होते हैं वो किस तरीके से यूपीएससी के द्वारा इसमें वेटेज दी गई है। सो एज यू कैन सी ओवर हियर, ऑलमोस्ट हर साल की तरह ट्रेंड को फॉलो करते हुए इकोनॉमी में और इंटरनल सिक्योरिटी में, आंतरिक सुरक्षा में हमें कोई भी यहाँ पे बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट बदलाव बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। 2020 में भी इकोनॉमी को जो वेटेज दी गई थी वो 40% की दी गई थी और 2020 में जो आंतरिक सुरक्षा को वेटेज दी गई थी वो भी 20% की ही वेटेज दी गई थी। अगर बात करें साइंस एंड टेक की, एनवायरमेंट की, तो कलेक्टिवली तो इनकी वेटेज सेम रही, लेकिन वैसे आपस में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहा बिकॉज एनवायरमेंट और डीएम की पिछले साल की जो वेटेज थी वो 26% थी और साइंस एंड टेक की पिछले साल की वेटेज अप्रॉक्सीमेटली 14% थी। सो ज्यादा फर्क नहीं आया। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी से जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहां से आपके 4 सवाल पूछे गए हैं। इकोनॉमी से पूछे गए हैं 1, 2, 3, 4 एंड उसके बाद 4 एंड 4 8 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं इकोनॉमी के टॉपिक से। 8 और 4 12 और 12 में से जो आपके साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस हैं उसके बाद ये पूछे गए हैं आपसे 3 सवाल और उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा फोकस इस बार एनवायरमेंट के ऊपर किया गया है। प्राइमरीली जो आपकी ग्लासगो की COP26 की बैठक हुई थी, की जो समिट हुई थी, उसको लेकर 2 सवाल पूछे गए हैं। सो 5 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम द टॉपिक ऑफ एनवायरमेंट एंड डीएम, जिसमें भी अगर आप ब्रेक डाउन करना चाहते हैं तो 4 सवाल आपके 3 सवाल पूछे गए हैं एनवायरमेंट से और 2 सवाल पूछे गए हैं फ्रॉम द टॉपिक ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। सो ये आपका एक टोटल ब्रेकडाउन है और ये पेपर ओवरऑल मैं कहूंगा कि ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ज़्यादा आसान भी नहीं था। हाँ, लेकिन इस पेपर में सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका रहती है करंट अफेयर्स की और जैसा कि आपको मालूम होगा हम लोग पाथफाइंडर पे काफ़ी सारे करंट अफेयर्स आपके लिए लाते रहते हैं। सो कहीं ना कहीं वो वाला आपको हेल्प मिला होगा फ्रॉम द पाथफाइंडर यूट्यूब चैनल, बिकॉज कई सारी चीज़ें डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हमारे द्वारा कवर करवाई गई थी। बात करेंगे और डिटेल में ब्रेकअप के बारे में। मैं इकोनॉमी के ब्रेकअप के बारे में थोड़ा और बात करूंगा आगे जाकर के। फिलहाल एक बार शुरू कर देते हैं। जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि मेरा नाम अनिरुद्ध अग्रवाल है एंड आई एम अ टीचर फॉर जीएस फॉर यूपीएससी और जो मेनली हम लोग पढ़ाते हैं वो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं और आईआर पढ़ाते हैं और साइंस एंड टेक पढ़ाते हैं। बट इसके अलावा भी हम लोग जनरल स्टडीज़ में सारे सब्जेक्ट कवर कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को हमसे संपर्क करना है, आप लोग को हमसे हमें फॉलो करना है तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसके माध्यम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड ऑल्सो डो नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप सो दैट आप लोग हमें वहाँ फॉलो कर सकें और हमारी नोटिफिकेशन, हमारी क्लास के बारे में जानकारियाँ आपको वहाँ पर जाकर के मिल सकें। राइट, मैं आगे जाके बात करूंगा रिगार्डिंग दी टॉपिक्स, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि इंडियन इकोनॉमी को मैं थोड़ा सा तोड़ना चाहता हूं, मतलब इकोनॉमी के बड़े टॉपिक को मैं तोड़ना चाहता हूं 2 टॉपिक्स में, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर में। आई स्टार्टेड दिस एक्सरसाइज वे बैक इन 2017। तब से मैं इन दोनों टॉपिक्स को तोड़ता आया हूं और मैंने देखा है कि हमें थोड़े और अच्छे पैटर्न्स को समझने की यहाँ पर हेल्प मिली है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जोड़ना है, ये 1 और ये 1 को आपको जोड़ना है, ये 2 और ये 2 को आपको जोड़ना है, ये 3 और ये 3 को आपको जोड़ना है। देखिए आपको क्या समझ आएगा कि 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 125 मार्क्स की इकोनॉमी पूछी गई थी 2017 में। 2 और 2 को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि 125 मार्क्स की इकोनॉमी पूछी गई थी 2018 में। 3 और 3 को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि 110 मार्क्स की। उसके बाद 2020 में आपको 100 नंबर की और 2021 में वंस अगेन आपको 100 नंबर की इकोनॉमी पूछी गई थी ना। इसको हमने तोड़ा इसलिए था बिकॉज पिछले कुछ ईयर्स में जो एक एग्रीकल्चर की वेटेज थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी अगर आप इस पर्टिकुलर ईयर को छोड़ देंगे। लेकिन वंस अगेन वी आर सीइंग कि इस बार जो कोर एग्रीकल्चर के सवाल हैं वो कम पूछे गए हैं। बट द गुड थिंग अबाउट दिस ईयर्स पेपर वॉज कि एग्रीकल्चर के जो 2 सवाल पूछे गए थे, एक 10 नंबर का और एक 15 नंबर का, दोनों ही सवाल पहले ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। दे वर एन एग्जैक्ट रेपिटेशन ऑफ दोज क्वेश्चंस जो कि पहले भी पूछे जा चुके हैं। सो एग्रीकल्चर में तो आई एम श्योर कि जिन बच्चों ने पेपर को दिया होगा उनको कोई भी तकलीफ यहाँ पर नहीं आई होगी। रही बात इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी का भी पेपर मोर और लेस आपका मीडियम लेवल का मैं कहूँगा। एक आधा क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ा टेक्निकल लिखना पड़ सकता था, अदरवाइज इकोनॉमी का पेपर आपका काफ़ी आसान लाइंस पर ही बनाया गया था। नाउ क्वेश्चंस की डिस्कशन को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले जो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, आई विल टॉक अबाउट दी साइंस एंड टेक पोर्शन। और साइंस एंड टेक पोर्शन के बारे में आपको बता दूं, पहली बार आई हैव सीन आफ्टर लॉन्ग टाइम इन यूपीएससी आई हैव सीन अ क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को हमने
मल्टीपल वीडियोस में कवर किया था। नॉट जस्ट 1 वीडियो, नॉट जस्ट 2 वीडियोस, नॉट 3 वीडियोस, बल्कि 4 वीडियोस में मैंने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बातचीत करी हुई है। आपके सामने ये वाली 4 वीडियोस हैं और थैंक्स टू यू गाइज, आपने बहुत प्रेम दिया है हमारी वीडियोस को। ये वाली वीडियो आई थी 7 मंथ्स अगो, ये वाली वीडियो आई थी 2 मंथ्स अगो, उसके बाद ये वाली वीडियो आई थी आपकी जस्ट 8 दिन पहले की बात है, और ये वीडियो हमने निकाली थी 2 वीक्स अगो। इन सभी की सभी वीडियोस में हम जब भी बात कर रहे थे S-400 के बारे में, आई हैव नेवर फॉरगॉटन टू गिव यू दी डिटेल्स कि S-400 का जो सिस्टम है उसमें बेसिकली क्या क्या खास विशेषताएं हैं। और वही सवाल पूछा गया है, हाउ इज द S-400 एयर डिफेंस सिस्टम टेक्निकली सुपीरियर टू एनी अदर सिस्टम प्रेजेंटली अवेलेबल इन द वर्ल्ड। तो यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है कि एक तो ये जो सवाल है ये 10 नंबर का सवाल है, ये साइंस एंड टेक से पूछा गया क्वेश्चन है। आपको अपने आंसर में आलतू फालतू की बातें नहीं करनी है, टू द पॉइंट बात करना है। बिल्कुल आपको कोर बात करनी है कि S-400 का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि रशिया के द्वारा प्रमाणित किया गया है और इंडिया ने इसको हाल ही में प्रोक्योर किया है। और यहां पर आपको लिखना था कि ये एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि आप इसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। अलग अलग तरह के एरियल टारगेट्स को टैकल करने की ये क्षमता भी रखता है। साथ ही में आपको बताना है इसमें 1-2 लाइन में आप ये बताइए कि इनकी जो महत्ता है वो पिछले कुछ समय में काफ़ी बढ़ चुकी है। स्पेशली हमने देखा कि इजराइल और जो हमास के युद्ध में व्हेन वी सॉ दिस ईयर, पिछले साल में आयरन डोम का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद से अब दुनिया भर में एयर डिफेंस सिस्टम का जो प्रचलन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये आपको कुछ जेनरिक बातें करनी थी और साथ में आपको S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में टू द पॉइंट बातें करनी थी कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। और ये 400 किलोमीटर की दूरी तक अपना रेडार फैलाता है। इसमें 4 कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो कि अगेन मैंने आपको हर वीडियो में बताया हुआ है कि वो 4 कॉम्पोनेंट्स किस तरीके से होते हैं। एक रेडार कॉम्पोनेंट होता है, फिर एक ट्रांसमिशन कॉम्पोनेंट होता है, उसके बाद आपका फायरिंग का आपका सिस्टम होता है, फाइनली आपकी मिसाइल होती है जो कि चौथा कंपोनेंट होता है। वो भी आप यहां पे एक डायग्राम के माध्यम से भी बता सकते थे, एक सिंपल डायग्राम शो करते हुए कि ये इस तरीके से S-400 का डिफेंस सिस्टम काम करता है। ये आपका बहुत ही सिंपल सवाल था। इन 10 नंबर में से आप कम से कम यहां पे 6 to 6.5 मार्क्स अटेन कर सकते थे। ये क्वेश्चन था पहला साइंस एंड टेक का। और एक और क्वेश्चन साइंस एंड टेक का जो कि अगेन मेरे ही एरिया से पूछा गया है। वी विल टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन ओवर हियर। एज यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिसर्च एंड द डेवलपमेंटल अचीवमेंट्स इन अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी, हाउ विल दीज अचीवमेंट्स हेल्प टू अपलिफ्ट द पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो इसमें बथेरी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा। देयर आर unlimited examples, there are multiple examples which can be given in the topic of applied biotechnology, starting from the topic of genetic engineering की आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग बात करते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप्स की, किस तरीके से जो आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म GM क्रॉप्स की बात करते हैं, किस तरीके से उनके आने से हमारे एग्रीकल्चर में जो आपकी यील्ड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इस तरह की बात कर सकते हैं। उसके बाद नॉट जस्ट ओवर हेयर आप लोग यहाँ बात कर सकते हैं रिगार्डिंग द वेरियस इन्वेंशंस जो कि बायोटेक्नोलॉजी में हुई हैं। अगर आप लोग बात करें 3 पेरेंट बेबी की बात कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी की बात कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग बात कर सकते हैं थिंग्स लाइक बायोफोर्टिफिकेशन, जो आपका गोल्डन राइस की बात कर सकते हैं जहां पर आपको ज़्यादा अच्छा खाना खाने को मिलता है, ज़्यादा पौष्टिक खाना खाने को मिलता है। तो वो भी कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी की ही एक एप्लीकेशन है जो कि देखने को मिल रही है। नॉट जस्ट दिस, आपको इसको लिंक करना था विद कोविड-19 एज वेल, क्योंकि कोविड-19 में क्या हुआ है कि आपका जितनी भी वैक्सीन के ऊपर रिसर्च हुई है वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही हो पाई है। जो नए नए हम लोग वेरिएंट्स को डिटेक्ट कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही हो पाई है, जिसकी वजह से हम लोग हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को दुनिया भर में बचा सके हैं। ये वाले आपको 5 से 6 एग्जांपल्स देने थे पार्ट नंबर 1 में कि इसके जो एग्जांपल्स हैं, इसका जो फायदे हैं एग्रीकल्चर में हुए हैं, उसके बाद रिप्रोडक्शन में हुए हैं और महिलाओं के लिए हुए हैं, पेरेंट्स के लिए हुए हैं, एंड उसके बाद आपका खाने के लिए हम बात करते हैं, राइस की बात करते हैं तो माल न्यूट्रिशन के लिए हुए हैं, एंड उसके बाद वैक्सीन के क्षेत्र में भी आपको बायोटेक्नोलॉजी के फायदे देखने को मिले हैं। सो ये सारे के सारे फायदे आपने बताने थे। सेकंड पार्ट में आपको बताना था कि हाउ विल दीज अचीवमेंट्स हेल्प टू अपलिफ्ट द पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सो उसमें अगेन आप लोग बता सकते हैं कि जैसे इसका जो फायदा है ये इनकी जो यहाँ पर फार्मर्स इनकम है ये बढ़ सकती है। यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं कि जो लोग जिनके पास संतान नहीं है उनको संतान होने में यहाँ पर इन चीज़ों की वजह से हेल्प हो पाई है, ठीक है। और साथ में आप लोग यहाँ बात कर सकते हैं राइस के बारे में कि जिनको माल न्यूट्रिशन से प्रॉब्लम हो रही है, तो अगेन आप लोग यहाँ पे चर्चा भी कर सकते हैं कि जो सरकार के द्वारा चलाया गया पोषण अभियान है वो भी कहीं ना कहीं इसी के साथ लिंक करता है। और वैक्सीन का तो आपको मालूम ही है कि क्योंकि सरकार ने वैक्सीन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई हैं, सो इसके चलते
जो पूरा सेक्शन है जो शायद वैक्सीन को अफोर्ड ना करवा पाते, बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हमने इतने सस्ते में उन चीज़ों को बनाया है कि आज हम लोग पूरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक भी उन सुविधाओं को पहुंचाने में सक्षम साबित हुए हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था जो कि साइंस एंड टेक के क्षेत्र से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 जो थोड़ा पूछा गया था, ये थोड़ा सा पेचीदा था, लेकिन इसमें भी आई एम श्योर आप लोग पॉइंट्स लिखने में पीछे नहीं हटेंगे। द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स ऑफ 2014 वॉज जॉइंटली अवॉर्डेड to Akasaki Amano and नाकामुरा फॉर द इन्वेंशन ऑफ ब्लू एलईडीज इन 1990s। नॉट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं मालूम कि एग्जैक्टली ब्लू एलईडीज में क्या खास बात होती है, लेकिन आप लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉइंट्स डेफिनेटली मेंशन कर सकते थे कि इनमें जो आपकी इन्वेंशन थी, आप लोग पहले एक्नॉलेज करेंगे कि जी हाँ ये इनकी इन्वेंशन थी, बहुत ही अच्छी इन्वेंशन थी, बहुत ही एक आधुनिक इन्वेंशन थी जो कि इनके द्वारा किया गया था, और इसके फायदे आपको बताना है कि हाउ हैज दिस इन्वेंशन इम्पैक्टेड द एवरीडे लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करनी थी रिगार्डिंग की जो आपकी ब्लू एलईडीज हैं वो किस किस तरीके से हमारी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं या फिर और आगे जाके भी कर सकती हैं। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स सामने आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं पावर कंजम्पशन की बारे में बात करते हैं तो वो आपकी कम हो जाती है। साथ में हम लोग बात कर सकते हैं कि इसमें आपका खर्चा कम हो सकता है। साथ में हम लोग बात करते हैं कि जो जैसे हमने शुरू करी थी जो आपकी योजना फॉर द पर्पस ऑफ लाइटिंग ऑल द विलेजेस इन द कंट्री, तो वहाँ पर भी आप लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज इसमें जो चीज़ पुराने बल्ब जो आपके बड़े बड़े होने के बावजूद भी उतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे, ये एलईडी के जो बल्ब होते हैं बहुत कम वॉटेज के होते हैं, बहुत कम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी इसमें आपको ज़्यादा फायदा देखने को मिल जाता है। साथ में आप लोग इसमें जो है एनवायरमेंटल वेस्टेज की बात भी कर सकते हैं कि ये वाला जो आपकी टेक्नोलॉजी है ये कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल वेस्टेज को भी सीमा में रखती है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स कि ये आपकी टेक्नोलॉजी को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स ऑफर किया गया था। सो ये बड़े ही सिंपल बेसिक पॉइंट्स आपको मेंशन करने थे। यहाँ पर ऑब्वियसली थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि 15 नंबर में ये सवाल को लिखना थोड़ा सा मुश्किल था, बिकॉज उतने ज़्यादा बेसिक पॉइंट्स आप लोग यहाँ पे नहीं लिख पाते हैं। सो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, बट स्टिल आई बिलीव कि इस 15 नंबर में से आपको 3 to 4 मार्क्स लाना बहुत इजी था, और अगर आप बहुत इन डेप्थ जानकारी रखते हैं उस केस में आप लोग यहाँ पर 8+ मार्क्स भी लेकर आ सकते थे। बट स्टिल 3 to 4 नहीं बल्कि 4 to 5 मार्क्स लाना यहाँ पे आसान था, बिकॉज इसमें कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो कि हम लोग हर किसी को मालूम ही होता है। आप लोग यहाँ पे बात कर सकते थे रिगार्डिंग दी उजाला प्रोग्राम जो कि हमने शुरू किया था, स्ट्रीट लाइटिंग प्रोग्राम जो हमने शुरू किया था, वो बिकॉज ये सारी की सारी इन्वेंशंस हुई हैं इस एलईडीज के क्षेत्र में, उसी की मदद से हम लोग इन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स को आज नेशनल लेवल पर शुरू करने में सक्षम हो पाए हैं। तो ये आपके 2-3 सवाल जो कि पूछे गए साइंस एंड टेक से, जो कि मानता हूं मैं कि ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछे गए थे। नाउ आई विल टॉक अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमी, और सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके सिलेबस में कवर करवाया जाता है। जब भी आप लोग बात करते हैं नेशनल इनकम की, जब भी आप लोग बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद की, तो जीडीपी में 2015 के पहले जब हम लोग तैयारी किया करते थे उस टाइम पे हम लोग को ये नहीं मालूम था कि नई मेथोडोलॉजी आने वाली, तो हम लोग तो एक ही मेथोडोलॉजी को फॉलो करते थे, वही वाली मेथोडोलॉजी जो आपकी होती है इनकम वाली और एक्सपेंडिचर वाली, राइट। और इसमें साथ में कुछ सब्सिडीज वाली आपकी चीज़ें होती थी कि ये आपकी सब्सिडीज है, ये आपके टैक्सेस है वगैरह वगैरह। लेकिन 2015 में द गवर्नमेंट चेंज दी मेथोडोलॉजी, और इस मेथोडोलॉजी में इन्होंने एक नई चीज़ को ऐड किया था which was something called as gross value added। ना केवल gross value added, इन्होंने एक और चीज को ऐड किया था something called as mixed income। साथ में इन्होंने एक और चीज को ऐड किया था प्रोडक्शन टैक्सेस की नई चीज को ऐड किया था। सो ये वाले जो आपके प्रोडक्शन टैक्सेस थे, पहले आपके होते थे प्रोडक्ट टैक्सेस, लेकिन इन्होंने ऐड किया समथिंग कॉल्ड एज प्रोडक्शन टैक्सेस, जो कि 2015 की मेथोडोलॉजी के बाद ही किया गया था। तो ये आपको 2-3 पॉइंट्स लिखने थे, और ये आपको बताना था कि ये आपका डिफरेंस है बिटवीन दी मेथोडोलॉजी बिटवीन द 2 टाइमलाइंस। और साथ में जो आपका बेस ईयर था वो भी यहाँ पर बदला गया था। हालांकि इसमें कुछ जो अर्थशास्त्री हैं, कुछ जो आपके इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ये मानना था कि पुरानी वाली मेथोडोलॉजी भी उतनी बुरी नहीं थी अगर हम लोग उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर पाते। बट एट द सेम टाइम जो नई मेथोडोलॉजी है उसमें भी कोई कमी नहीं है, बिकॉज वो हमारी जीडीपी का ज़्यादा रियल फिगर पेश करने में सक्षम हो पाती है। सो ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपका बड़ा ही सिंपल स्ट्रेटफॉरवर्ड क्वेश्चन था। बिल्कुल आपका बेसिक क्वेश्चन जो भी आप लोग पढ़ते हैं जीएस में, वो चीज़ें आज के टाइम पे चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अनदर वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बताना था कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द कैपिटल बजट एंड द रेवेन्यू बजट, एक्सप्लेन द कॉम्पोनेंट्स ऑफ बोथ दीज बजट। तो कॉम्पोनेंट्स आपको बताने थे कि भाई कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट में क्या क्या होता है। दोनों में ही आपकी दो साइड्स होती हैं। इसमें आपकी इनकम साइड होती है
आय और व्यय, ठीक है। और इसमें भी आपकी दो साइड्स होती हैं, रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको बताना था कि इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। बजट में आप लोग पढ़ते ही हैं कि उसमें क्या सैलरीज, पेंशन, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चे, लोन्स टू स्टेट्स वगैरह वगैरह, वो सारी के सारे कंपोनेंट्स आपको यहाँ मेंशन करने थे। जितना हो सकेगा आपको यहाँ पर मेंशन करना है इन अ टैबुलर फॉर्मेट, तो कि वहाँ पर आपका टाइम बचेगा और आपके वर्ड्स भी बचेंगे। तो आपको इस तरीके से दिखाना था कि ये सर आपका रेवेन्यू है, ये इसमें इनकम और ये एक्सपेंडिचर, और ये सर आपका कैपिटल है, और ये इसमें इनकम और ये इसमें एक्सपेंडिचर। इस तरीके से अगर आप लोग इसका टैकल करते तो सेकंड पार्ट तो आपका बड़ी आसानी से हो जाता। और डिस्टिंग्विश करने की बात है तो वहां पर आपको बताना था कि वो बजट के कौन से हिस्से को कैप्चर करता है और रेवेन्यू वाला कौन से हिस्से को कैप्चर करता है, ठीक है। तो ये अगेन अगर आपने इकोनॉमी की क्लासेस को देखा होगा बहुत ही ध्यान से, तो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो कि आपको इकोनॉमी में करवाई जाती हैं। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस काफी आसान क्वेश्चंस है जो कि इकोनॉमी से पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि अगेन आपसे पूछा गया था इकोनॉमी के टॉपिक से, हाउ डिड द लैंड रिफॉर्म्स इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री हेल्प टू इंप्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। नाउ इसका मैंने ब्रीफली टच अपॉन किया था इस टॉपिक को इन दिस वीडियो जो कि हमने पाथफाइंडर पे बनाई थी। दैट वाज द वीडियो ऑफ यूएल पिन, जमीन का आधार कार्ड। ये एक तरीके से बहुत ही बड़ी योजना है जो कि आगे जाके लैंड रिफॉर्म्स में एक बहुत ही लैंडमार्क कदम होने वाला है। हालांकि अभी तक ये चीज़ को लाया नहीं गया है बड़े स्केल पर, लेकिन इसके जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं उसको शुरू कर दिया गया है। एंड वो वाले जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो सरकार का ये मानना है कि आगे जाकर के ये यूएल पिन को और भी बड़े लेवल पर शोकेस करने वाली है। नाउ इसमें हमने कुछ कुछ लैंड रिफॉर्म्स की बात करी थी, लेकिन यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के लैंड रिफॉर्म्स की बात करनी है। इसमें ध्यान रखिएगा जितना आपके आंसर में वैरायटी होगा उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। है तो ये क्वेश्चन 10 नंबर का ही, लेकिन आपको बताना है यहाँ पर कि किस किस तरह के लैंड रिफॉर्म भारत के अंदर लिए गए हैं। ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में आपको स्टार्टिंग हमेशा डेटा से करनी है कि भारत में कितने ज़्यादा आपके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, ठीक है। और साथ ही में आपको बताना है कि इनकी जो एवरेज लैंड होल्डिंग है ये भारत में कितनी थी और आज कितनी हो चुकी है। तो ये डेटा आपके पास होना जरूरी है, अनिवार्य है, तभी जाकर आप इस क्वेश्चन को जस्टिस कर पाएंगे। सेकंड पार्ट में यू हैव टू टॉक अबाउट द वेरियस लैंड रिफॉर्म्स। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं बेनामी आपकी जो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट जो हुआ था उसमें किस तरीके से लैंड रिफॉर्म्स का लिंक था। उसके बाद आप लोग यहाँ बात कर सकते हैं ग्रामदान मूवमेंट, भूदान मूवमेंट जो कि शुरू करी गई थी विनोबा भावे जी के द्वारा, वो भी किस तरीके से गरीब लोगों को हेल्प कर रही थी। उसके बाद नॉट जस्ट दैट आपकी जो कोऑपरेटिव फार्मिंग के नए नए कदम लाए गए थे जो कि अगेन विच वॉज स्टार्टेड मेनली इन सदर्न इंडिया, और वो भी किस तरीके से स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को हेल्प करने में सक्षम साबित हुई है। और उसके बाद आपकी जो नई नई स्कीम्स लाई गई हैं पीएम किसान योजना, वो भी कहीं ना कहीं लैंड रिफॉर्म्स के साथ ही डील करती हैं। और इसके बाद आप लोग यहाँ पर एक्सटेंडेड स्कीम्स की बात भी कर सकते हैं, जिसमें कि हम लोग बात कर सकते हैं फसल बीमा योजना की, वो भी कहीं ना कहीं लैंड रिफॉर्म्स के साथ ही लिंक करती हैं। और वो सारी की सारी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को ही हेल्प करने में, उनका सहयोग देने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। इसमें अगेन एज आई टोल्ड यू जितने ज़्यादा आप लोग बात करेंगे, अगर आप लोग बात करेंगे टेनेंट्स के बारे में और भी अच्छा है, अगर आप लोग बात करेंगे मिडिल मैन के बारे में और भी अच्छा है, जितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। देखिए लैंड रिफॉर्म्स को लेकर मैं आपको एक अच्छा सोर्स बताता हूं, अगर आपके पास आज के डेट में अच्छा सोर्स अवेलेबल नहीं है, प्लीज़ यू कैन गो एंड टेक अ लुक एट द 12th 5-year प्लान। सो आज से 10 साल पहले जब हम लोग तैयारी किया करते थे तो हमने 12th 5-year प्लान को रेफर किया था, और बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें उन्होंने 5 से 6 बड़े बड़े हेड्स में बताया गया है कि किस तरीके से जो आपके लैंड रिफॉर्म्स हैं वो कौन से भारत में होने की ज़रूरत है, और अगर ये होते हैं तो उनका क्या क्या इम्पैक्ट भारत में हो सकता है। इवन यू कैन रेफर दी ARC, वहाँ पर भी आपको अच्छा कंटेंट इसको लेकर मिल सकता है। अगेन बेसिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, नथिंग टू रियली वरी अबाउट। ये 3 क्वेश्चंस इकोनॉमी के थे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका डायरेक्टली एग्रीकल्चर से, आई विल कम बैक टू दिस। पहले मैं इकोनॉमी के 2 और क्वेश्चन देख लूँ, क्वेश्चन नंबर 11th एंड क्वेश्चन नंबर 12th। ये देखिए ये वाला जो टॉपिक है हमने इनफैक्ट इसमें एक कवर किया था। ये पूछ रहा है वी शेप्ड रिकवरी, डू यू अग्री दैट द इंडियन इकोनॉमी हैज रिसेंटली एक्सपीरियंस वी शेप्ड रिकवरी, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। सो यहाँ पर आपको ऐसे केसेस में जनरली अग्री ही करना होता है, बिकॉज यहाँ पर हमें भी देखा है, हमने देखा भी है कि ये सच भी है कि इंडिया ने वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी को देखा है। 2020 में सॉरी हमारी जो इकोनॉमी थी वो एकदम से नीचे आ गई थी, लेकिन 2021 में थैंक्स टू द वेरियस एफर्ट्स टेकन बाय, वेरियस बूस्ट मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, हमारी जो इकोनॉमी है वो फिर से एक बार ऊपर की दिशा में जाने लग चुकी है। इसमें आपके कई सारे उदाहरण आप लोग दे सकते हैं कि जी हाँ हम लोग इसको मानते हैं। हम लोग इसलिए मानते हैं बिकॉज जो आपकी जॉबलेसनेस थी वो कम हुई है, जो अनएम्प्लॉयमेंट के रेट्स थे वो थोड़े से कम हुए हैं। अगर आप बात करें इकोनॉमी में जो वेल्थ का जनरेशन है वो भी काफ़ी बेहतर हुआ है। और इसमें आपको एग्जाम्पल्स देने थे अलग अलग तरह की स्कीम्स के जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू करे गए हैं।
आप लोग बात कर सकते हैं जो प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हैं, पीएलआई स्कीम्स हैं। उसके बाद हमने जितने भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर जो बॉयकॉट लगाया उसके चलते हमने हमारी मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट दिया है। फिर हम लोग जो लेबर कोड को लाने की बात कर रहे हैं उसके चलते हम लोग लेबर लॉस को इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर कई सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनकी सपोर्ट में भी सरकार के द्वारा काफ़ी सारे कदम उठाए गए थे, वो भी आप लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। 4 पॉइंट्स हो चुके हैं। 5वां पॉइंट आप लोग बात कर सकते हैं जो हमने आत्मनिर्भर भारत पैकेज को लाया, जिसमें हमने एमएसएमईज तक को टैकल किया, हमने स्टार्टअप्स तक को टैकल किया, हमने कई सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स को सपोर्ट किया। तो वो भी आपका वी शेप रिकवरी की तरफ इशारा देता है। और उसके बाद आप लोग इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि जो हमारी शेयर मार्केट थी वो 2019 के लेवल को भी क्रॉस करके आज 2021 के लेवल तक पहुंच चुकी, 2021 में 2019 के लेवल को भी क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं कि जी हाँ, इकोनॉमी के अंदर जो वेल्थ का क्रिएशन है वो डेफिनेटली काफ़ी बड़ा है। एंड इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा ही लिए गए जो कदम है वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सो ये आपको यहां पर पॉइंट्स मेंशन करने थे। अगेन एंडलेस पॉइंट्स हैं, जितना चाहते हैं आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं। कोशिश कीजिए अपने पॉइंट्स को डाइवर्सिफाई करने की। जितनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, अलग अलग सेक्टर्स की बात करेंगे, उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर मार्क्स मिलने की संभावना बेहतर हो जाती है। देखिए, लिखकर हर कोई आएगा, ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसा मतलब कि हर कोई कुछ ना कुछ पॉइंट्स लेकर आएगा, लेकिन जितना डाइवर्सिफिकेशन होगा, जितने अलग अलग तरह के पॉइंट्स की बात करेंगे, उतना आपको 15 में से 9 नंबर आने की संभावना बढ़ जाती है। अदरवाइज 5-6 नंबर तो हर कोई यहाँ पर ले ही आएगा, नो दिक्कत, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन एक ऐसा मान लीजिए एक ऐसी थीम है कि यूपीएससी इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर हमेशा सवाल पूछती ही आई है। इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर मोर रैपिड एंड द इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पर देखिए, अगेन थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, इसलिए बिकॉज इस पे आप लोग चाहते तो ऐसे लिख सकते थे, लेकिन आपको ऐसे लिखना नहीं है, आपको 250 वर्ड्स में बात करनी है। तो 250 वर्ड्स में चालाकी से, स्मार्टनेस से, कनिंग तरीके से कैसे अप्रोच करेंगे वो हम लोग आपके साथ चर्चा करेंगे वेरी क्विकली, वेरी ब्रीफली। आप देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल। ठीक है, तो एक तो आपका कीवर्ड हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, फिर आपका कीवर्ड हो गया रैपिड डेवलपमेंट, और फिर आपका कीवर्ड हो गया इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। ये 3 कीवर्ड्स हो गए हैं आपके, जो कि आपको यहां पर बात करनी है। अब इसमें आपको बताना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं। अपने सिलेबस को ही ओपन करिए, मैं आपके सिलेबस से ही पढ़ने वाला हूं। रोड्स आती हैं, रेलवेज आती हैं, उसके बाद आपके पोर्ट्स आते हैं, उसके बाद आपका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, उसके बाद आपका क्या कहते हैं, रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, और चीज़ें एयरपोर्ट्स आती हैं। ठीक है, ये अगर आप इस तरीके से 7-8 चीज़ों की बात करेंगे तो दैट्स इट, इतने में ही आपका ये वाला आंसर खत्म हो जाएगा। तो आपको बताना है, हर के बारे में 1-2 पॉइंट लिखने हैं कि रोड्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, रेलवेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, पोर्ट्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी सेक्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स के सेक्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से आप इस आंसर को बहुत ही अच्छे तरीके से अप्रोच कर सकते थे। अगेन 15 नंबर में से आपको 9 नंबर लेकर आने हैं, ऐसे नहीं लिखना, 2-3 पेज नहीं भरने, 1.5 पेज में आपको, 1.25 पेज में आपको अपने आंसर को खत्म कर देना है, और आपको दिखाना है कि ये सारी की सारी चीजें आगे जाकर भारत को रैपिड ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगी और इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ भी लेकर जाएंगी। व्हेन यू टॉक अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ, यहां पर आपको अलग अलग चीजों की बात करनी है। इंक्लूसिव ग्रोथ में आपको क्या क्या चीजों की बात करनी है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर में आपको बात करनी है लार्ज कॉर्पोरेट्स की और एमएसएमईज की। ठीक है, नंबर 1। उसके बाद आपको बात करनी है रूरल और अर्बन, उसके बाद आपको बात करनी है डिजिटल एंड नॉन डिजिटल। ठीक है, कि यहां पर ये वाले आपको फायदे देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको बात करनी है रिच एंड पुअर। ठीक है, बैकवर्ड एरियाज एंड फॉरवर्ड एरियाज, बैकवर्ड एरियाज एंड मेट्रो सिटीज। तो ये जितने आप लोग यहां पर उदाहरण लेकर आएंगे, उतने ज्यादा आपको यहां पर मार्क्स मिलने की संभावना बन जाती है। ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन इकोनॉमी के। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया इकोनॉमी से, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द एनएफएसए 2013, हाउ हैज द फूड सिक्योरिटी बिल हेल्प्ड इन एलिमिनेटिंग हंगर एंड मैलन्यूट्रिशन इन इंडिया। ये सवाल बहुत पहले पूछा जा चुका है यूपीएससी में। 2013 में ये वाला एक्ट पेश किया गया था और 2013 में ही यूपीएससी ने इस सवाल को पूछा था, और आज फिर से ये वाला सवाल आपके सामने आया है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था एनएफएसए के बारे में। आपको अगेन ये आपके बेसिक सिलेबस का पार्ट बन चुका है, इतना इंपॉर्टेंट एक्ट ये बन चुका है। इसमें आपको वही चीज़ें बतानी है, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, कि इसमें आपको 1 रुपये में चावल, 2 रुपये में गेहूँ, 3 रुपये में आपकी जो दाल मिलती है कितने किलो मिलती है, वगैरह वगैरह। अंत्योदय योजना की बात कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको बताना है कि किस तरीके से इसने हंगर और मालन्यूट्रिशन को एलिमिनेट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो यहाँ पर आप लोग बात कर सकते हैं कि कितने लोग, हमारी पॉवर्टी रेट्स कितने कम हो गए हैं। देन यू कैन टॉक अबाउट कि कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे इस बिल की मदद से कितने लोगों को फेयर प्राइस शॉप्स में सस्ते में सामान अवेलेबल करवाया है, थैंक्स टू द गवर्नमेंट।
ठीक है, तो आपका एडवर्स टाइम में उन्होंने हेल्प किया है, डिजास्टर के टाइम पे हेल्प किया है। अगेन डायमेंशंस की बात कर रहा हूं मैं, जितने डायमेंशंस लेकर आएंगे उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे डिजास्टर के टाइम पे, उसके बाद कोविड के टाइम पे, उसके बाद आप लोग बात कर सकते हैं कि किस तरीके से जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको किस तरीके से इसने हेल्प किया है। तो आज की डेट में जो हमारा एमएमआर है वो किस तरीके से कम हुआ है। उसके बाद जो हमारा स्टंटिंग का हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो चीज़ें आई हैं वो किस तरीके से बेहतर हुई हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें आपको यहाँ पर करनी थी। अगेन सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए इन तीनों के तीनों क्वेश्चंस में कौन सा बच्चा ज़्यादा मार्क्स लेकर जाएगा? जो मैक्सिमम डायमेंशंस को कवर करेगा। जो मिनिमम डायमेंशंस कवर करेगा, केवल बड़े बड़े पैराग्राफ में आंसर लिखेगा, उसको मार्क नहीं मिलेंगे। लेकिन जो मैक्सिमम डायमेंशन कवर करेगा वो यहाँ पे 45 में से 25 to 30 मार्क्स लेके जाने की क्षमता रखता है। ये मेरा दावा है आपसे। और अगर आप 45 नंबर में से 30 नंबर ले आते हैं, बिलीव मी, आप यू कैन बी वन अमंग द टॉपर्स इन द फाइनल लिस्ट। क्योंकि इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं लोगों के, क्योंकि क्वेश्चन देखने में आसान है लेकिन अटेम्प्ट करते टाइम लोगों की हवा निकल जाती है, बिकॉज दे डोंट हैव द राइट पॉइंट्स टू मेंशन ओवर हियर। तो ये आपका कॉम्प्रिहेंशन भी चेक कर रहा है कि आप किस तरीके से अपने आंसर को और अच्छे तरीके से लिख पा रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द टू क्वेश्चंस ऑफ एग्रीकल्चर, ये क्वेश्चन एक रिपीट क्वेश्चन है। हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट वुड माइक्रो इरिगेशन हेल्प इन सॉल्विंग इंडियाज वाटर क्राइसिस। ये वाला सवाल सीधा पूछा गया था 2016 में कि माइक्रो इरिगेशन के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो इसमें आपको अलग अलग चीज़ों की बात करनी है कि माइक्रो इरिगेशन होता क्या है, फिर आपको बताना है सेकेंड पार्ट में कि माइक्रो इरिगेशन जो है वो आपकी वाटर शॉर्टेज की दिक्कत को खत्म कर सकता है, ड्राईलैंड फार्मिंग की दिक्कत को खत्म कर सकता है। जहां पर पानी की कमी है वहां पर आप उसका फायदा उठा सकते हैं। जिन फार्मर्स के पास जो है टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है वो इन चीज़ों को सरकार से सब्सिडी में लेते हुए अपने खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। ये 4-5 पॉइंट्स हो गए। आपने वाटर क्राइसिस की बात भी कर ली, आपने फार्मर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात भी कर ली, और इस तरीके से आप लोग माइक्रो इरिगेशन के टॉपिक को यहाँ पे एड्रेस कर सकते थे। रिमेंबर, आपको माइक्रो इरिगेशन में दो चीज़ों की बात करनी है, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन, दोनों के बारे में चर्चा आपको यहां पर करनी होगी। ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और ये वाला क्वेश्चन जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन वाला, ये क्वेश्चन भी रिपीट क्वेश्चन है। व्हाट आर द प्रेजेंट चैलेंजेस बिफोर द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, हाउ डू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। हियर अगेन यू हैव टू टॉक अबाउट कि क्या क्या दिक्कतें हैं। पहली बात तो बताएंगे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है, बताएंगे इंडिया में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इतना क्यों नहीं है, क्यों इंडिया में मोनोक्रॉपिंग हो रही है थैंक्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन 1.0, जिसकी वजह से, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से यहाँ पे क्या दिक्कतें हो रही थी कि लोग केवल राइस और व्हीट ही उगा रहे थे या कॉटन उगा रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि हमने दूसरे अनाजों की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया। इसके चलते हमने ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 भी शुरू करी, लेकिन फिर भी हमें उतना फायदा देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर आपको बताना है कि इसमें दिक्कतें क्या रही। तो पहला चैलेंज ग्रीन रेवोल्यूशन रहा। दूसरा चैलेंज इसमें एमएससी की प्रणाली रही, बिकॉज एमएससी कुछ कुछ क्रॉप्स के लिए ही अवेलेबल करवाया जाता है, बाकी चीज़ों के लिए अवेलेबल नहीं करवाया जाता है। उसके बाद आप बता सकते हैं कि फार्मर्स को जो सीड्स हैं वो उस तरह की सीड्स अवेलेबल नहीं होती हैं, फार्मर्स को सपोर्ट नहीं मिलती है, एग्रीकल्चरल इनपुट्स नहीं मिलते हैं बाकी तरह के क्रॉप्स को उगाने के लिए, इवन फर्टिलाइजर्स भी अवेलेबल नहीं होते हैं बाकी तरह के क्रॉप्स को भारत में उगाने के लिए। तो ये 4-5 चैलेंजेस हैं। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस की बात भी कर सकते हैं कि क्योंकि उन क्रॉप्स में उतना ज़्यादा आज की डेट में एडवांसमेंट नहीं हुआ है, तो उनकी यील्ड के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, इसलिए कोई फार्मर वहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहता है। उसके बाद किस तरीके से इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो हियर यू कैन टॉक अबाउट कि आज के टाइम में हम लोग कितने सारे अलग अलग जो नई नई तकनीकें सामने आ गई हैं कि हम लोग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा सकते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग की बात कर सकते हैं, मल्चिंग की बात कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करवाने में एक बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। अगेन पार्ट 1 वेरी वेरी सिंपल, पार्ट 2 स्लाइटली ट्रिकी, बट येस इसमें भी आप लोग अच्छा कर सकते थे। क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चन आपको बता दूं, आई माइट मेंशन, ये देखिए 2016 में हाउ डू सब्सिडीज अफेक्ट द क्रॉपिंग पैटर्न, 2017 में मेजर रीजन फॉर डिक्लाइनिंग राइस एंड व्हीट यील्ड इन द क्रॉपिंग सिस्टम, 2018 में हैज एम्फोसिस ऑन सर्टन क्रॉप्स ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न इन द रिसेंट पास्ट। वही चीज़ पूछी गई है। मिलेट प्रोडक्शन की बात करी गई थी, वही चीज़ इस साल पूछी गई है। ऑलमोस्ट रेपिटेशन है। आपने देखा किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से भी आप लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते थे। सो ये आपके क्वेश्चंस हैं इकोनॉमी के। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस साइबर सिक्योरिटी, पहले बात करेंगे हम लोग एनवायरनमेंट के और कुछ क्वेश्चंस डीएम के। ये देखिए
ये वाला क्वेश्चन एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। लेट मी चेंज द कलर ओवर हियर फॉर यू ताकि आपको ध्यान रहे। ये वाला क्वेश्चन एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं इस क्वेश्चन को छोड़कर आता, बिकॉज मुझे इसके बारे में जानकारी अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, हाँ मुझे इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें आती, ये वाला पॉइंट मैं लिख सकता, थर्ड वाला पॉइंट, बट अदरवाइज मुझे इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं थी। बहुत ही टेक्निकल, बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन था, या तो आता है या नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ इसी पेपर में 2 बार। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये वाला क्वेश्चन तो हमने डिटेल में कवर किया था पाथफाइंडर के चैनल के ऊपर। डिस्क्राइब द मेजर आउटकम्स ऑफ द 26th सेशन ऑफ द COP टू द UNFCCC, व्हाट आर द कमिटमेंट्स मेड बाय इंडिया इन दिस कॉन्फ्रेंस। तो मैं आपको याद भी दिलवा दूं, हमने जो पंचामृत की बात करी थी, 5 कमिटमेंट्स जो कि इंडिया के द्वारा इनफॉर्मली यहां पर करी गई थी, उनके बारे में हमने जो बात करी थी वही आपको यहां पे लिखना था। बिल्कुल 15 में से आपको यहां पर 9 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता था। दिस वॉज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज इसमें बिल्कुल सीधा साधा सवाल पूछा गया था। सबसे पहली बड़ी समिट क्योटो थी, दूसरी बड़ी समिट पेरिस थी और तीसरी बड़ी समिट ग्लासगो मानी जाती है UNFCCC के इतिहास में। और ये सवाल पूछा गया। मैं बहुत ही खुश हूँ कि UPSC ने अपने छात्रों को ज़्यादा तंग नहीं किया, बहुत ही सिंपल सवाल को यहाँ पर पूछा गया था। और अगर बात करें ये वाला क्वेश्चन, तो ये भी COP 26 में ही सामने आया था कि यहाँ पर इन्होंने ग्रीन जो आपकी ग्रिड्स इनिशिएटिव है इसके बारे में बात करी थी। इसका सेकंड पार्ट थोड़ा टफ था, व्हेन वाज दिस आइडिया फर्स्ट फ्लोटेड इन द ISA, तो ये थोड़ा फैक्चुअल था। इसमें आपको बता दूं कि 2018 की बात है। इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी याद नहीं था, मैंने भी इसको गूगल किया था कि पहली बार ये कब फ्लोट किया गया था। आई वॉज कन्फ्यूज, मेरे को जो ध्यान आ रहा था वो 2019 था, लेकिन ऐसा नहीं था। ये पहली बार आइडिया 2018 में सामने लाया गया था। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा मुश्किल था, बट पहला पॉइंट उतना आसान, उतना मुश्किल नहीं था कि ये ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव, ये सारी की सारी बातें आपकी ग्लासगो समिट से ही निकल कर आई हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं तो ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था। इन्होंने पूछा डिस्क्राइब द की पॉइंट्स ऑफ द रिवाइज्ड ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस रिलीज्ड बाय WHO, हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम इट्स अपडेशन इन 2005। अब देखिए ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस में क्या क्या होता है कि उसमें लेवल्स होते हैं। ठीक है कि भैया PM 2.5 का लेवल ये होगा, PM 10 का लेवल ये होगा, CO का लेवल ये होगा, CO2 का लेवल ये होगा, NOx का लेवल ये होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का लेवल ये होगा, SOx का लेवल ये होगा यानी कि सल्फर ऑक्साइड्स का लेवल ये होगा, वगैरह वगैरह। अब भाई वो तो याद कोई करता नहीं है कि भाई कितना लेवल यहाँ पे गलत है कितना सही है। उनमें उन्होंने लेवल्स को और स्ट्रिक्ट कर दिया है। ये वाली चीज़ बेसिकली WHO ने यहाँ पे करी है, जिनको याद करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगा इस क्वेश्चन को, आपको इस क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है। रही बात ऑप्शन नंबर 3 लास्ट पार्ट की, व्हाट चेंजेस इन द इंडियाज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम आर रिक्वायर्ड टू अचीव दीज रिवाइज स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ आप बता सकते हैं कि भाई किस तरीके से इंडस्ट्रीज के स्टैंडर्ड्स को आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आप लोग मूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो हैं जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको दूर दरार के इलाकों में शिफ्ट करिए, सो दैट जो आसपास के जो शहर हैं वहाँ पर आपका एयर क्वालिटी उतना ख़राब ना हो। इसके अलावा आप लोग बात कर सकते हैं कि जो स्टबल बर्निंग है उसको लेकर बात कर सकते हैं। तो ये आपके ट्रेंडिंग इश्यूज़ हैं जो हम लोग जनरली इनके बारे में करंट अफेयर्स में बात करते रहते हैं, उन्हीं इश्यूज़ के बारे में आपको यहाँ पर चर्चा करनी थी। दैट्स इट। ये आपका काफ़ी सिंपल सा थर्ड पार्ट था। पहले 2 पार्ट काफ़ी टफ थे, आई एग्री। इसमें से मैं एज अ स्टूडेंट बात करूँ तो मैं केवल 3 मार्क्स को ही यहाँ पर लिख कर आता, बाकी 7 मार्क्स का पेपर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटैम्प्ट ना करके आता, बिकॉज मुझे जानकारी नहीं थी। ठीक है, इसके बाद एनवायरनमेंट के क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के 2 सवाल मैं आपको बता दूं, ये रिपीट हुए हैं एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, vulnerability of India to the earthquake hazards, और इन्होंने पूछा give examples including the salient feature of major disasters caused by earthquakes during the last 3 decades। आप जाके देख लीजिए 2015 का ये पेपर UPSC CSE का, सेम चीज़ पूछी गई थी कि पिछले कुछ दशकों में हुए गए जो आपके भूकंप हैं उनके बारे में वर्णन कीजिए। तो आपको बात करनी है भुज के बारे में, आपको बात करनी है जो आपकी सुनामी आई थी इंडियन ओशन की वो वाली, और आपको बात करनी है लातूर के बारे में। ये सबसे फेमस आपके अर्थक्वेक्स हैं जो कि हर किताब में आपको मिल जाते हैं और आपके सिलेबस का ही पार्ट बनते हैं। पार्ट नंबर 1 में डिस्कस अबाउट दी वनरेबिलिटी ऑफ इंडिया टू अर्थक्वेक हैजार्ड्स। तो इसमें दोस्तों वो वाला मैप बनता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन सैनेट का जो मैप बना हुआ, ब्यूरो ऑफ इंडियन सैनेट बोल रहा हूँ, जो आपका जो आपका मैप बना हुआ है वो जोनेशन वाला, जिसको हम लोग ज्योग्राफी में अर्थक्वेक जोनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका मैप बना हुआ है जोनेशन में, जिसमें आपका जोन 2 आता है, जोन 3 आता है, जोन 4 आता है, जोन 5 आता है, सीजमिक जोन्स की बात कर रहा हूँ, जोन 5 जोन 6 आता है। तो ये वाले जो आपके अलग अलग जोन्स हैं वो वाला मैप आपको मालूम होना चाहिए, जो कि अगेन आपके सिलेबस में आपको पढ़ाया जाता है। मैप का होना आंसर में बहुत अनिवार्य है, तभी जाके आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर आपका जो ये रिपीट क्वेश्चन था, पेपर 1 से ही रिपीट हुआ है। इस साल के जीएस पेपर 1 में पूछा गया लैंडस्लाइड्स के बारे में। ऐसा यूपीएससी ने 2016 में किया था, ऐसा यूपीएससी ने 2016 में किया था। जीएस पेपर 1 में यूपीएससी आज समथिंग अबाउट अर्बन फ्लड्स, और जीएस 3 में फिर से पूछ लिया अर्बन फ्लडिंग के बारे में। यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई, जीएस 1 में पूछा लैंडस्लाइड्स के बारे में कि किस तरीके से वेस्टर्न घाट्स की और हिमालयाज की लैंडस्लाइड्स में डिफरेंस होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी उन्होंने पूछ लिया कि व्हाट आर द वेरियस डिफरेंसेस, व्हाट आर द वेरियस कॉजेज एंड द इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड्स, की भूस्खलन के क्या क्या जो है विभिन्न कारण क्या होते हैं और उसके प्रभाव क्या होते हैं। फिर मेंशन द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। ये अगेन आपके सिलेबस का हिस्सा है, बट आई डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू मेमोराइज द स्ट्रैटेजी ऑल टुगेदर, बट फिर भी आप लोग यहाँ पे मेंशन तो बातें कर ही सकते हैं कि जो आपकी लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है इसमें हमारे क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, कि इसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करी गई है कि आपको क्या क्या कदम उठाने चाहिए सो दैट हम लोग लैंडस्लाइड्स को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप कदम बता सकते हैं कि भाई अनसाइंटिफिक तरीके से पहाड़ों को मत काटो, जहाँ पे लैंडस्लाइड आते हैं वहाँ पे वो आप जाल लगा दो, जैसे आपकी जगह जगह पे हिमाचल में लगे हुए हैं, अरुणाचल में लगे हुए हैं। उसके बाद आप लोग की अगर बहुत एफॉरेस्टेशन करो वगैरह वगैरह, यही वाली चीज़ें आपको मेंशन करनी थी। इसके चलते आपका ये वाला थर्ड पार्ट इसको आप लोग एड्रेस कर सकते थे। ओवरऑल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इजी नहीं कहूँगा बिकॉज कुछ बच्चे इस पर्टिकुलर पार्ट को देख के डर सकते थे। कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज द टॉपिक ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, एंड इस बार यूपीएससी ने कोई सरप्राइज नहीं दिया। इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हाट आई मीन इज कि इस बार सिलेबस को स्टिक किया गया था। डिस्कस हाउ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबलाइजेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग। तो यहाँ पर आपको बात करना है क्रिप्टो, आपको बात करना है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ठीक है। आपको बात करना है ग्लोबलाइजेशन, जैसे आप दिखा सकते हैं यहाँ पर कि जो तालिबान को इतना ज़्यादा फाइनेंसिंग मिला, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, है ना, तो वो किस तरीके से मिला है, वो सब चीज़ों की आपको बात करनी है कि जो आने वाली तकनीकें हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रीब्यूट करवा रही हैं। इसमें आप लोग इंटरनेट के बारे में बात करेंगे, इसमें आप लोग बात करेंगे साइबर टेररिज्म के बारे में। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि उसके बाद आप बात करेंगे रेडिकलाइजेशन के बारे में कि जो यहाँ पे यूथ है ये रेडिकलाइज हो रही है और कहीं ना कहीं इन्हीं के थ्रू इनको मोबिलाइजेशन मिल रही है, ये वाले जो ग्रुप्स हैं, और ये मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रीब्यूट करवा रही हैं। ये पूछे जाने के पीछे कारण क्या था, इस साल FATF में पाकिस्तान के साथ एक और कंट्री को ऐड किया गया, दैट इज द कंट्री ऑफ टर्की। बिकॉज ये चीज़ हुई, इसके चलते मुझे लगता है कि यह सवाल पूछा गया था। ठीक है, elaborate measures to tackle the problem of money laundering but both at national and international levels। तो नेशनल लेवल पे तो आपको जो अपना कानून है PMLA उसको ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना होगा। इंटरनेशनल लेवल्स पे आपको कोलैबोरेशन करनी होगी विद दोज कंट्रीज जिनके कानून बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और आपको इंटरपोल को भी इसमें वो सब बातें आपको लिखनी है कि किस तरीके से आपका जो कोऑर्डिनेशन जितना बेहतर होगा उतना बेहतर आपको यहाँ पर आउटकम देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगेन हर साल पूछा जाता है सवाल साइबर अटैक्स को लेकर, इस साल भी पूछा गया था। आप देख सकते हैं 2013 से ये कहानी शुरू हुई है, 2015, 2017, 2019 और 2020 को छोड़ करके यूपीएससी ने अब 2021 में तो हर साल, हर ऑल्टरनेट ईयर, एक साल की गैप के बाद आपसे सवाल पूछा जा रहा है। हर बार साइबर को लेकर सवाल पूछा जाता है कि आपको बताना है एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स। हालांकि इस साल ये वाले सवाल को पूछने का कारण बड़ा साफ था, जो बंबई में हुआ था अटैक, आपको मालूम होगा जो साइबर अटैक हुआ था जिसके चलते कुछ मोमेंट्स के लिए शेयर मार्केट पूरी बंद हो गई थी, जो मुंबई की लोकल ट्रेन है पूरी बंद हो गई थी, पावर ग्रिड कंप्लीटली ऑफ हो गई थी, उसको लेकर ये सवाल पूछा गया था और बताना था कि किस तरीके से चाइना का इसमें सीधा सीधा हाथ था। और ये देखिए आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स। तो ये मुंबई जो कि भारत का इकोनॉमिक कैपिटल है उसको कुछ टाइम के लिए ये स्टैंड स्टिल पर ले आया था। इमेजिन कीजिए अगर आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में देखेंगे तो भारत को कितना नुकसान हुआ। तो ऑब्वियसली इकोनॉमिकली हमें नुकसान हुआ, सेफ्टी में हमारी वल्नरेबिलिटीज एक्सपोज हुई और कहीं ना कहीं लोगों के दिल में डर बैठा और कहीं ना कहीं लोगों का जो भरोसा था गवर्नमेंट के अंदर वो भी कम हुआ कि हमारी गवर्नमेंट हमें साइबर अटैक से बचाने में सक्षम नहीं है। तो ये इज द इंपैक्ट ऑफ द क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स। ऑल्सो डिस्कस डिफेंसिव मेजर्स अगेंस्ट दी सोफिस्टिकेटेड अटैक्स। डिफेंसिव मेजर में क्या करना है, प्राइवेट सेक्टर को लेकर आओ, ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्स सिस्टम्स लेकर आओ, ठीक है,
एक अच्छा एक्ट पास करो, अच्छे पुलिस स्टेशन ऐसे बनाओ कि भैया इस तरह के इंटेलिजेंस गैदर करो, सो दैट आप लोग इस तरह के अटैक्स को पहले ही प्रिवेंट कर सको और इनका आकलन कर सको। इस तरह की चीज़ें आपको मेंशन करनी थी। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपने करंट अफेयर्स फॉलो किया होता है एग्जाम्पल अच्छे दे सकते थे, नहीं फॉलो किया होता तब भी आप ना कुछ तो लिख कर आते ही, कुछ भी इसमें घबराने वाली बात नहीं थी। देन अगर बात करें 19 और 20 की, 19 क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ आपका एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। ये आपके सिलेबस में आता है कि भैया एनालाइज द मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस पोज बाय स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, डिस्कस मेजर्स रिक्वायर्ड टू कॉम्बैट दीज थ्रेट्स। आई विल नॉट बी डिस्कसिंग अबाउट दिस। ये आपका जीएस पेपर 3 का बिल्कुल सिलेबस से पूछा गया क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन भी, एनालाइज द कंप्लेक्सिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ टेररिज्म, इट्स कॉजेज, लिंकेजेस एंड ऑब्नॉक्शियस नेक्सस, ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू इरेडिकेट द मेनेस ऑफ टेररिज्म। अगेन बोथ द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस जो कि आपके पूछे गए हैं फ्रॉम द सिलेबस इटसेल्फ। ये वाला क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट का जो टॉपिक था, ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्रॉस बॉर्डर का जो थीम था वो यहाँ पर था। और क्रॉस बॉर्डर का थीम जनरली भी यूपीएससी काफ़ी पूछती रहती है। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी, अच्छी बात यह है कि कुछ भी बड़ा बाउंसर नहीं आया, बिकॉज आई रिमेंबर 18 में और 19 में कुछ बड़े बाउंसर्स पूछे गए थे, बच्चे थोड़ा डर गए थे। लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि आपको इंटरनल सिक्योरिटी में घबराने वाली कोई बात थी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल ही पूछे गए थे। दोस्तों ये था मेरा एक ब्रीफ एनालिसिस, और जैसे ही हमारे हाथ जीएस पेपर 4 आएगा और जैसे ही मुझे थोड़ा समय लगेगा तभी हम लोग आपके सामने जीएस पेपर 4 के एनालिसिस को भी पेश करेंगे पाथफाइंडर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, लेकिन फिर भी आपको जाने से पहले आपको रिमाइंड करवा दूं कि अगर आप लोग अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी को शुरू करना चाहते हैं, तो ये वाला आपके लिए 21 मंथ्स का कॉम्बो ऑफर अनअकैडमी लेकर आया है, जो कि 12 जनवरी को एक्सपायर होने वाला है। बहुत ही अच्छा ऑफर है। क्यों? क्योंकि 1 साल का जो प्राइस है ये 55,000 पड़ता है, 2 साल का प्राइस पड़ता है 77, लेकिन अनअकैडमी आप लोगों का ध्यान रख रहा है 21 महीने का आपको ऑफर दे रहा है 64,000 में। तो आपको काफी भारी झूठ है एज कंपेयर टू द 77,000 वाला ऑफर। यहां ध्यान रखना है कि आपको कोड लगाना है अनि यूपीएससी, जिसके चलते आप लोग को ये सारे के सारे फायदे मिलेंगे। मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपको मिलेंगे। और ध्यान रखिए इसमें आपको किताबों के साथ साथ 3 मंथ्स के एक्सटेंशन के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कराई जाएगी, जो कि अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपको चीजें अलग से लेनी पड़ती हैं। ये सारे के सारे बैचेस 22 के और 23 के 3 तरह के बैचेस शुरू होते हैं अनअकैडमी पे। तीनों बैचेस आपको बता दूं कौन से बैचेस होते हैं। इंग्लिश बैच, यानी कि हिंदी और इंग्लिश का मिक्स बैच, इंग्लिश बैच, और उसके बाद शुद्ध हिंदी का बैच। हर तरह के बैचेस अवेलेबल हैं ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी। और ये वाले आपके लिए जो वैकल्पिक विषय हैं इनको भी अवेलेबल करवाया जाएगा। ये वाले विषय मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे और इसके साथ ही में आप लोग कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं। इसी नोट पर आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।